हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित कितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बने हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला कहता है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित होगा। तो हमने जो भारत के राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट लिया है, या वो हमारा जो भारत का राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के सम्राट से ज़्यादा मिलता जुलता है। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है हम लोग किससे कर सकते हैं, तो ब्रिटेन के सम्राट से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 2 कहता है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जो कार्यपालिका होता है ना, कोई भी जो कार्य होता है उस पर अंतिम रूप से जो सिग्नेचर है, साइन है, वो राष्ट्रपति का ही होता है। इसीलिए कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, क्योंकि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगला है सवाल नंबर 4 कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, तो राज्य का प्रधान होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, राज्य का प्रधान होता है। भारत का प्रथम नागरिक जो है वो भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है। सवाल नंबर 5 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। अभी अभी मैंने बताया कि संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक जो है वो किसे माना जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, क्योंकि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। सवाल नंबर 7 कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं। सुप्रीम कमांडर जो है वो तीनों सेनाओं के कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं के अध्यक्ष किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है। सवाल नंबर 8 कहता है, भारत का राष्ट्रपति होता है क्या। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। संविधान के हिसाब से सबसे मेन आदमी, सबसे प्रथम आदमी, अध्यक्ष आदमी कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। अगला सवाल कहता है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। सवाल नंबर 9 कहता है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो है वो कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। आगे है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता कौन सा नहीं है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी ऐसी योग्यता है जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो भारत का नागरिक हो जरूरी है, 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो सही हो, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की सभी योग्यताएं हो ये भी सही है, लेकिन वो किसी सदन का अध्यक्ष सदस्य हो ये गलत है। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, तो वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आवश्यकता है क्या क्या, तो भारत का नागरिक हो, उसका उम्र 35 वर्ष हो और उसमें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए सभी योग्यताएं निर्धारित हो। 11 कहता है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र जरूरत है, तो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है 35 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र चाहिए, 35 वर्ष। आगे लिखा है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम तो बोला है 35 वर्ष, लेकिन अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए इसकी कोई सीमा नहीं बताई गई है। सवाल नंबर 13 कहता है, एक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है।
यानी भारत में कोई एक आदमी कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसकी भी कोई सीमा नहीं है। जितनी बार मन करेगा उतनी बार, जितनी बार इसको समर्थन मिलता रहेगा उतनी बार। 14 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। याद रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला 15 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। 16 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद अगर हो जाए तो उसको कौन सुलझाएगा। तो उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद हो जाए, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके पद को लेके अगर कोई विवाद हो जाता है चुनाव संबंधी, तो वो उच्चतम न्यायालय उसको सोल्व करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक को कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो 50-50। इसको ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 50-50। 50 प्रस्तावक होनी चाहिए और 50 अनुमोदक होनी चाहिए। 18 है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। यानी भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी योग्यता नहीं है। तो भारत का नागरिक हो, ये तो जरूरी है। 35 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका हो, सही हो। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसमें सारी गुण होनी चाहिए, ये भी सही बात है। कोई लाभ का पद ग्रहण किया हुआ हो, ये उसकी योग्यता नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता इसमें शामिल नहीं है। तो भारत का नागरिक हो, ये तो योग्यता है। 35 वर्ष का उम्र कम से कम होना चाहिए, ये भी योग्यता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए इसकी सारी योग्यता हो, ये भी सही है। कोई लाभ का पद ग्रहण किया हुआ हो, ये योग्यता नहीं है। 19 कहता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति या एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इसका चुनाव होता है। 20 नंबर सवाल देखिए। सवाल 20 कहता है कि राष्ट्रपति का पद संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। कोई सा भी चुनाव हो जो आर्टिकल 324 में कहा गया है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग है। तो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो कौन करता है, संचालित, निर्वाचन आयोग। 21 कहता है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति। भारत में किसका चुनाव है जिसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति। 22 कहता है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी कोई भी मामला अगर हो जाता है तो कौन सोल्व करता है, उच्चतम न्यायालय सोल्व करता है। 124 आर्टिकल, उच्चतम न्यायालय। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामला कौन देखेगा, उच्चतम न्यायालय। 23 कहता है, किस चुनाव के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 71। इसको याद रखना है। अभी अभी मैंने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाए तो वो उच्चतम न्यायालय देखेंगे। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय देखता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 71 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय संबंधी जो विवाद है वो कौन देखेंगे, तो वो देखेंगे उच्चतम न्यायालय। 24 कहता है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है। 2 सप्ताह। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। राष्ट्रपति पद का जो भी उम्मीदवार होता है उसको चुनाव प्रचार करने के लिए कितना समय दिया जाता है। तो 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। 1 महीना मत मार दीजिएगा, 2 सप्ताह का समय दिया जाता है।
25 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो सबको पता होगा, राष्ट्रपति का चुनाव जो है 5 वर्षों के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी सवाल अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, बताइए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपका पुनः स्वागत है और आज हम राष्ट्रपति का पार्ट 2 देखेंगे। राष्ट्रपति वीडियो में पार्ट 1 में मैंने 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आज हम राष्ट्रपति टॉपिक का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट की सारे सवालों को कवर करेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके ये हमें ज़रूर बताइए कि हमें क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट करना है, अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाना है, कौन से बुक्स हमको कवर करने हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि राष्ट्रपति के बाकी कौन कौन से सवाल हैं। पहले पार्ट में मैंने 1 से लेकर 25 तक के सवालों को कवर कर दिया था। आइए आज हम सवाल नंबर 26 से कवर करते हैं। सवाल नंबर 26 कहता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? कहता है कि कौन से अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति जब पद ग्रहण करता है तब से लेके 5 वर्षों तक अपने पद पे बने रहेंगे। तो ये अनुच्छेद 56 में कहा गया है। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पे बने रहेंगे। ये अनुच्छेद 56 में कहा गया है। 27 नंबर सवाल कहता है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल बनते हैं उसमें संसद के दोनों सदन होते हैं तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वही जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। एक बार दोबारा समझिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। 28 नंबर सवाल कहता है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, पहला सवाल कहता है कि सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। अभी मैंने कहा था कि विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो ये तो पहला सही है। दूसरा कहता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होती है। ये भी बात आपको सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का जो मत मूल्य होता है वो सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से ज़्यादा होता है। सही बात है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। ये भी बात सही है, उसको चुनाव किया जाता है सभी के सहमति से। ये सब तो सही है। कौन सा नहीं है? तो ये देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यही तो गलत है। मैंने आपको कहा था ना कि वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाए तो आर्टिकल 71 के अनुसार, मैंने कहा था अनुच्छेद 71 के अनुसार इसका निपटारा कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। यानी वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो ऑप्शन डी गलत है, बाकी सब सही है। 29 नंबर सवाल कहता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकते हैं? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग के जरिए, जो अनुच्छेद 61 में कहा गया है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का एकमात्र विकल्प है कौन सा? महाभियोग, जो अनुच्छेद कितने में है? 61 में कहा गया है। सवाल नंबर 30 कहता है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो हो जाएगा मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को हटाने के संबंधित प्रस्ताव। एक सेकेंड,
सवाल नंबर 30 कहता है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका तो आंसर होना चाहिए मंत्री क्या संसद द्वारा महाभियोग लगेगा तभी हटेगा वो। इसमें क्या लिखा हुआ है? मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव। देखिए दोस्त, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है कैसे हटता है? तो राष्ट्र संसद द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। तो इसका तो सही आंसर ये होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया है कि मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव दिया जाएगा, पहले प्रस्ताव दिया जाएगा उसके बाद उस पर महाभियोग लगेंगे। तो इसके दोनों आंसर में से जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे क्या होना चाहिए। पहले मंत्री परिषद द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाएगा राष्ट्रपति के विरुद्ध, 14 दिन पहले उसको कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर बी भी दिख रहा है हमको। आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या आंसर सही होगा। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले लोकसभा में आएगा तो बाद में राज्यसभा में जाना पड़ेगा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कैसे? महाभियोग द्वारा, संसद के द्वारा उस पर महाभियोग लगा करके उसको हटाया जा सकता है, लेकिन वो जो प्रक्रिया लागू करेगी वो मंत्री परिषद। 33 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो एकमात्र आधार क्या है? एकमात्र आधार है संविधान के अतिक्रमण करने पर। यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगते हैं वो किस आधार पे? तो संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पे। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, जहां से हमने मौलिक अधिकार भी लिया है। 35 नंबर सवाल कहता है भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? जब उस पर महाभियोग लगाया जाए और महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाए? पूरी हो जाए। 36 कहता है कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं उस सवाल में आप हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएंगे। तो राष्ट्रपति को हटाने का एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग। अगला सवाल है 37 कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, परंतु कम से कम कितने दिनों तक का लिखित सूचना उसको देना पड़ेगा? 14 दिनों का। राष्ट्रपति को 14 दिनों का लिखित सूचना देकर ही उसको हम क्या कर सकते हैं? उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं। 38 कहता है संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने लोगों का समर्थन जरूरी है? तो कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू करने के लिए कुल सदस्यों का कम से कम 2/3 सदस्य यानी बहुमत चाहिए, तब होगा। 39 कहता है भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, जो अनुच्छेद 61 में कहा गया है। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व का जो भी क्रियाकलाप है उसकी संवैधानिकता क्या है? तो वो क्रियाकलाप विधि मान्य होंगे। यानी राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ेगा, लेकिन महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति ने जो काम किए हैं उस काम की क्या संवैधानिकता है? तो वो सारे काम विधि मान्य होंगे, उन सारे कामों की मान्यता दी जाएगी, वो काम अवैध नहीं होगा। 41 है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति राज्य के अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। ये बात जो है गलत है। एक बार दोबारा समझिए क्या कह रहा है
कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जो 14 आदमी को लोकसभा राज्यसभा में चुनता है तो उससे महाभियोग बच सकता है, वो ऐसा बातें गलत है। बाकी सारे बात इसमें क्या है, सही है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता है, सही बात है। जो भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो चुनाव में तो भाग लेंगे लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। बी कहता है महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। इसमें स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी से कराएगा, ये भी क्लियर है। अगला कहता है राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे तो जनता न कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। इसमें गलत कौन सा है, तो ये इसमें जो है गलत है। क्या गलत है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थक को मनोनीत करते हैं ताकि महाभियोग रुक सके, ये गलत बात है। 42 कहता है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो अनुच्छेद 60 के तहत। अभी आपने पढ़ा था कि अनुच्छेद 56 क्या कह रहा था कि जब राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जब शपथ लेता है तो उस तारीख से 5 साल तक अपने पद पे बना रहेगा। ये था अनुच्छेद कितना में, 56 में था। अब अनुच्छेद 60 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है, तो अनुच्छेद 60 के तहत। आगे देखिए 44 कहता है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। सर्वोच्च न्यायालय का अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, वो अनुपस्थित है, तो उसके बाद जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो जो है राष्ट्रपति को शपथ और गोपनीयता दिलाएंगे। 45 कहता है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर चले गए हो तो उस स्थिति में उसका कार्यभार कौन ग्रहण करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कोई भी देश में नहीं हो किसी कारणवश, तो उस समय राष्ट्रपति का काम कौन करेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बताइए ऐसा किसको मौका मिला है, तो एम हिदायतुल्लाह को। 46 कहता है यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है तो अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। 47 है राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दिया है, ये सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखते हैं एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का काम कौन करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। कहता है एक ही समय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, खाली हो जाए, तो उस स्थिति में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, इन लोगों के कामों का निर्वहन करेंगे। 49 कहता है यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। कहता है यदि मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, उस स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाने या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक अपने कर्तव्य को राष्ट्रपति के रूप में निभाएगा, तो मात्र 6 महीना। 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अति आवश्यक है।
कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिया हो, या उसको पद से हटा दिया गया हो, या अन्य किसी भी कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया हो, तो उपराष्ट्रपति जो है कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। तो मात्र 6 महीना तक, 6 महीना के अंदर आपको ये कवर करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति कौन बनेंगे। तो दोस्तों पार्ट 2 को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए कि हमें इसमें क्या सुधार करना है, किस टॉपिक पे कौन सा बुक कवर करना है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव में कौन सा टॉपिक कवर करना है, या लुसेंट को ही अभी संविधान को ही कंटिन्यू करना है। ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि हमें भी कुछ आइडिया लगेगा और हमें मोटिवेट करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति जो टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग 51 से लेकर आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम राष्ट्रपति से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें 1 से लेकर 50 तक के सवालों को डिस्कस किया गया है। और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, जिस तरीके से आप हमें मोटिवेट करते हैं उसी प्रकार आप हमें मोटिवेट करते रहिए। मैं धीरे धीरे पूरे लुसेंट ऑब्जेक्टिव के सभी टॉपिक को एक बाय एक करके कंप्लीट कर दूंगा। कुछ सुझाव सजेशन हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए बिना वक्त गंवाएं स्टार्ट करते हैं, और आज देखते हैं 51 नंबर सवाल कौन सा है। सवाल नंबर 51 कहता है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। 51 नंबर सवाल कहता है कि कौन से राष्ट्रपति थे जो पहले क्या थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे। तो आप सभी को पता होगा ज्ञानी जैल सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ज्ञानी जैल सिंह एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले क्या रह चुके थे, केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके थे। 52 नंबर सवाल कहता है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। कहता है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो ज्ञानी जैल सिंह जो है वो उपराष्ट्रपति नहीं थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वो क्या थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे। बाकी जाकिर हुसैन हो गए, एस राधाकृष्णन हो गए, बीबी गिरी हो गए, ये सब राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी थे। भारत के राष्ट्रपति का क्रम आप जरूर याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे सवाल नंबर 53 कहता है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। इस सीक्वेंस को आप जरूर याद कर लीजिए, इससे बहुत सवाल बनते हैं। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, बीबी गिरी हो जाएंगे। 54 नंबर सवाल कहता है कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे। तो ये तो सभी को पता है कि सबसे लंबे समय तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव किसको प्राप्त है, तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 55 नंबर सवाल कहता है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। तो जो बीबी गिरी थे वो प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे जो भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। याद रखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति है चुने जाने से पहले या चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी, यानी जो कांग्रेस के पार्टी के नहीं थे, वो कांग्रेस से वो नहीं संबंधित थे, तो वो थे बीबी गिरी। 56 कहता है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण कौन है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी है। नीलम संजीव रेड्डी जो है वो कैसे चुने गए थे, निर्विरोध। तो ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति कौन बने हैं, नीलम संजीव रेड्डी बने हैं। 57 कहता है, निम्नलिखित में से कौन अभी या कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहे हैं।
चार ऑप्शन में से कौन ऐसे हैं जो कभी भारत के राष्ट्रपति रहे ही नहीं हैं? जाकिर हुसैन तो थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन भी थे। ये सी राजगोपालाचारी जो है ये भारत के कभी भी राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। याद रखना है कि सी राजगोपालाचारी जो है वो भारत के कभी भी राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। 58 कहता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 कार्यकाल के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये सबसे लंबे कार्यकाल के लिए भी थे। 59 कहता है निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भी रहे और लगातार 2 बार जो है वो राष्ट्रपति रहे थे। अगला सवाल कहता है 60 नंबर सवाल कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन जो है उस करने की योग्यता को दिखाता है। तो पुनः निर्वाचन किसको होगा? जो उसको बार बार सताया जाएगा, तो 27 हो जाएगा 57। तो पुनः निर्वाचन कहाँ हो जाएगा? 57 में। याद रखिएगा कि आर्टिकल जो 57 है उसमें बताया गया है पुनः निर्वाचन के बारे में। तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की जो योग्यता है वो अनुच्छेद किसमें दिया गया है? 57 में दिया गया है। अगला 61 नंबर सवाल कहता है जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वही नीलम संजीव रेड्डी थे। जनता पार्टी अभी बोले गए थे वो अलग से थे वो। तो जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। 62 नंबर सवाल कहता है भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गया था? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का हो गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गया था। 63 कहता है भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 57 में। जिसको बार बार सताएंगे वही फिर से आएंगे। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति तो करते हैं, राज्यपाल का नियुक्ति भी करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी नियुक्ति करते हैं। उपराष्ट्रपति का नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो नहीं करते हैं। 65 कहता है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? देखिए भारत का महान्यायवादी हो जाएगा, राज्य का एक राज्यपाल के लिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सभी जितने भी ऑप्शन है ना इन सभी का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत का यानी महान्यायवादी हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, राज्य का राज्यपाल हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, ये सब। 66 कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति। 67 कहता है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो सेना प्रमुख तो वो खुदे होते हैं, सेना प्रमुख का नियुक्ति करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी नियुक्ति करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति नहीं करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष आपको याद है जो अनुच्छेद 108 में जो संयुक्त बैठक बुलाते हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही करते हैं, लेकिन लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। सेना प्रमुख का नियुक्ति होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाती है। 68 कहता है भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर बना रहेगा? तो राज्य के राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक ही वो अपने पद पे बना रहेगा। ऐसा इंसान कौन है? तो राज्यपाल है। राज्यपाल के सर पे जब तक राष्ट्रपति का छाया पड़ा रहेगा तब तक वो राज्यपाल बने रहेंगे। 69 कहता है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में,
वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 280 में। राजकीय भाषा आयोग का भी यूपीएससी अनुच्छेद 315 में। लेकिन योजना आयोग जो है, जो अब कट करके नीति आयोग हो गया है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। यहाँ से दो बात याद रखना है कि किसी की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करती है तो वित्त आयोग करता है अनुच्छेद 280 के तहत, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के तहत, 320 में इसका कार्य दिया हुआ है। राजकीय भाषा आयोग का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन योजना आयोग जो है, योजना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। 70 कहता है वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति जरूरी है, तो राष्ट्रपति की। कोई भी बिल है वो विधेयक तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उसकी पूर्व स्वीकृति देगी। तो वित्त विधेयक जो है, वित्त विधेयक जो है उस पर किसकी पूर्व स्वीकृति जरूरी है, तो भारत के राष्ट्रपति की। 71 कहता है किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सजा को बदलने का या कम करने का या माफ़ करने का अधिकार किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को। किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सज़ा को भी बदला जा सकता है, फांसी की सज़ा को भी कम किया जा सकता है, फांसी की सज़ा को भी माफ़ किया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। 72 कहता है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो 12 + 2 टोटल 14। लेकिन अब ये 2 तो हट गया है आंग्ल भारतीय वाला, तब तो 12 ही होगा, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आपको आंसर ए 14। 12 और +2, 12 राज्यसभा में, 2 लोकसभा में। लेकिन अब ये 2 जो लोकसभा वाला है ना, आंग्ल भारतीय समुदाय, उसको हटा दिया गया है, तो अब जो है केवल राज्यसभा में ही चुना जाता है। 73 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दे। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं 123 के तहत, क्षमा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। 74 देखिए, 74 कहता है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है 143 के तहत। अनुच्छेद 143 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति को किसी विशेष मुद्दे पर परामर्श लेने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति जो है किससे ले सकता है परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय से, अनुच्छेद 143 के तहत। 75वां सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। देखो आ गया अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 जो है वो क्या है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो है वो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि किसी विशेष मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श लिया जा सकता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन हाई हो और हम जल्दी से पूरे लुसेंट ऑब्जेक्टिव के एक पार्ट को कंप्लीट करें और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आगामी जो भी एग्ज़ाम है, रेलवे का, एनटीपीसी और जो भी बाकी एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी, उसमें आपको बेहद ये कारगर साबित होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, जिसमें 1 से लेकर के 75 तक के सवालों को हमने डिस्कस कर दिया है। आज हम पार्ट 4 में 75 से आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार हमें मिल रहा है, इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, ताकि मैं एक करके पूरे लुसेंट ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करके फिर हम लुसेंट सब्जेक्टिव की तरफ कदम रखें। आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और अगर कहीं पे कोई त्रुटि लगती है, कोई कमी लगती है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो आइए, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके से जल्दी से पूरे लुसेंट को कंप्लीट कर सकें। तो आइए, बिना वक्त गवाए हम अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। आज सवाल नंबर हम लोग 76 करेंगे, 75 तक हमने कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहद आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए, हम लोग अब अगला सवाल कवर करते हैं। सवाल नंबर 76 कहता है संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है।
संसद का जो अधिवेशन बुलाया जाता है उसका काम, वो किसका काम है? तो राष्ट्रपति का काम है। राष्ट्रपति जो सर्वे सर्वा होते हैं वही क्या करते हैं? संसद का अधिवेशन बुलाते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? तो जो संघीय मंत्री परिषद होती है वही राष्ट्रपति को जो है सहायता और मंत्रणा देता है। इसको आप याद रखेंगे। अगला है 78 नंबर सवाल कि भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 3 प्रकार का संकट होता है, आपको पढ़े होइएगा, 52, 56 और 60। ये जो आर्टिकल है ना, तो इसमें ये कब कब लगा हुआ है सो बता रहा है इसमें। तो भारत के जो राष्ट्रपति है वो आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो अभी तक जो है वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है। 3 प्रकार की आपात आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात, जिसमें वित्तीय आपात जो है वो आज तक नहीं लगा हुआ है। अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, तो जब वित्तीय आपात आज तक लगा ही नहीं है तो राष्ट्रपति उसकी घोषणा क्या करेंगे? नहीं करेंगे ना। 1952, 1956 और 1960। अगला देखिए, अगला 79 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय मंत्रिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो जो देश के सर्वे सर्वा होंगे उन्हीं के आदेश पे जो है विदेश में किन्हीं को भेजा जाएगा। तो विदेशों में जो भी भेजे जाने वाले मंत्रिमंडलों के व्यक्ति होते हैं उनका नामांकन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला 80 नंबर सवाल कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो यह न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। आपको बताया गया था कि जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं, लेकिन जब किसी वजह से किसी पार्टिकुलर टाइम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो, देश से बाहर हो या कुछ ऐसा परिस्थिति हो, तो उस समय जो है राष्ट्रपति का पद जो है वो कौन संभालेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो संभालेंगे, और वो उस टाइम जो है एम हिदायतुल्ला थे। तो इनको जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने का मौका मिला था। 81 कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का काम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो राष्ट्रपति का काम नहीं है? तो लोकसभा का सत्र बुलाना तो इनका काम है, लोकसभा का विघटन करना भी इनका काम है, लोकसभा का सत्रावसान करना भी इनका काम है, लेकिन किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना जो है ये इसका काम नहीं है, ये लोकसभा के अध्यक्ष का काम है। तो लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान, सत्र बुलाना और सत्रावसान करना दोनों जो है राष्ट्रपति का काम है। लोकसभा का सत्र बुलाना और उसका सत्रावसान यानी आह्वान करना, स्टार्ट करवाना, लेकिन उसका देखभाल करने का काम लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना ये राष्ट्रपति का काम नहीं है। 82 कहता है विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं ये सब भी राष्ट्रपति के आदेश से ही आते हैं और जाते हैं। किसी देश का एम्बेसडर हमारे यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी हम राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। हमारे कौन से एम्बेसडर किस देश में जाएंगे ये राष्ट्रपति ही डिसाइड करेंगे। तो कुल मिला के विदेशी देशों के सभी राजदूतों के जो कमिश्नरों होते हैं उसके प्रत्यय पत्र कौन तैयार करवाते हैं या किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति। 83 कहता है राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? आपको पता होगा कि 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। तो जो धन विधेयक होते हैं इसको राष्ट्रपति जो है नहीं लौटा सकता है। 14 दिन तक उसको चाहे तो रख सकता है अपने पास, 14 दिन के बाद अगर उसको सहमति नहीं दिया तो स्वतः ही जो है वो क्या है, सहमति मान लिया जाएगा। तो जो धन विधेयक होते हैं इसको राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं लौटा सकते हैं। 84 कहता है यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो किस वीटो का प्रयोग करता है? तो निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति जो है वो वीटो का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो निलंबनकारी वीटो होते हैं इसी का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी विधेयक को, खास करके जो साधारण विधेयक होते हैं उसको पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि पुनर्विचार के लिए जो विधेयक लौटाए जाते हैं
वो किस वीटो का प्रयोग करके? तो निलंबनकारी। 85 कहता है राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है संघ सूची और संवर्ती सूची के, सूची 3 प्रकार का होता है ना, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। तो राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाते हैं? राज्य की सरकारें। संघ सूची पर बनाती हैं केंद्र सरकारें, और संवर्ती सूची पर दोनों बनाती है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अगर एक ही मुद्दे पे कानून बना दे तो केंद्र सरकार का कानून ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, वैल्यूएबल होगा। तो राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ सूची और संवर्ती सूची। 86 कहता है राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो जब संघ सूची और संवर्ती सूची पर जारी कर सकता है तो राज्य सूची पर जारी नहीं करेगा, क्योंकि राज्य सूची पर राज्य की सरकारें जारी करेगी अध्यादेश। वैसे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? 123 के अनुच्छेद में, आर्टिकल 123। 87 कहता है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो जब दोनों सत्र में हो, लोकसभा राज्यसभा दोनों अगर है, तो वहाँ से पारित करा के अध्यादेश जारी करने का मतलब क्या हुआ कि विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति खुद ही कानून बना देते हैं। तो वो तो तब होगा ना जब लोकसभा राज्यसभा में कोई एक जो है क्या हो, सत्र में नहीं हो। जब दोनों सत्र में होंगे तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। तब बाय प्रोसेस पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, बाद में राष्ट्रपति से साइन होकर वो अध्यादेश पारित होगा। दोनों में से कोई एक विघटित हो या किसी परिस्थिति में हो, उस केस में जो है सहमत नहीं हो दोनों में से, तो उस केस में राष्ट्रपति खुद अध्यादेश जारी करके कानून बनाते हैं। 88 कहता है जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है क्या? उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। कौन? वीटो का प्रयोग करके, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करके। कहता है जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को क्या अधिकार है? अधिकार इतना है कि उसको पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं? वापस भेज सकते हैं। 89 नंबर सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो प्रतिवर्ष, और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ये दोनों है। सवाल को फिर से समझिए, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है? तो प्रतिवर्ष, और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। 90 नंबर सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो 124 आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 124 का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है, तो अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। आप याद रखेंगे कि 124 का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है। 91 कहता है किसी मृत्युदंड पाए गए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसके पास है? तो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। मृत्यु जो है, मृत्यु जो डेथ होता है ना, तो मृत्यु दंड किसी को मिल गया हो, उसको माफ करने का अधिकार किसके पास है? तो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। 92 कहता है अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? जो भारत का आकस्मिक निधि है उससे धन कौन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जो आकस्मिक निधि है, जो फंड बना हुआ है, उसमें से धन निकाल सकते हैं राष्ट्रपति। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का। जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार हैं उसको वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। बाकी क्या क्या इनको अधिकार मिला है सो देखिए, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार इसको मिला है। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का भी अधिकार मिला है। संसद का सत्र आहूत करना और सत्रावसान करने का भी अधिकार इसको मिला है। यानी संसद का जो सत्र है उसको आहूत भी करेंगे और उसका सत्रावसान भी करेंगे, ये सब है। लेकिन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार जो हैं उनके पास, उसको ये हटा नहीं सकते हैं। तो ये इसका गलत आंसर है, और सही आंसर हो जाएगा वो। 94 कहता है किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? आपको पता है 108 में क्या है?
संयुक्त अधिवेशन है, ज्वाइंट सीटिंग के बारे में कही गई है। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाई जाती है? जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो या कोई ऐसा बिल जिसमें दोनों में कोई एक सहमत नहीं हो। ये क्या कहता है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का क्या करेंगे? संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। तो पहला कहता है एक सदन द्वारा पारित विधेयक जब दूसरे सदन द्वारा रद्द कर दिया गया हो। दूसरा कहता है एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया गया हो। तीसरा कहता है एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 महीना तक कोई कार्रवाई न किया गया हो। यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर है। मोटा मोटा बात यह है कि कोई एक ऐसा विधेयक जो एक सदन उस पर सहमति दे रहा हो और दूसरा सदन सहमति नहीं दे रहा हो। यानी कोई एक ऐसा विधेयक जिस पे लोकसभा का सहमति हो तो राज्यसभा का न हो, या राज्यसभा का सहमति हो तो लोकसभा का न हो। उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं? अनुच्छेद 108 के तहत क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। 95 कहता है किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। यानी राष्ट्रपति को आकस्मिक निधि से धन खर्च करने के लिए किसी की सहमति की जरूरत नहीं है, किसी की संस्तुति की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे तब अपने मर्जी से, इतना उसके पास अधिकार है कि आकस्मिक निधि से धन खर्च कर सकते हैं। 96 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74 जो है वो क्या है? प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री परिषद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 74 जो है, 74 75 सब जो है वो क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्री संघीय मंत्री परिषद से है। तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति बाध्य है, मजबूर है संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए। 97 कहता है युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति, चाहे वो राष्ट्रीय आपात हो, राष्ट्रपति शासन हो या वित्तीय आपात हो, इस सब की घोषणा कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। 98 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं? तो 1, 3 और 4। एक देखिए, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। यानी संघ वित्त आयोग की जो सिफारिश है उसको रखाएंगे संसद के पटल पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन है उसको रखेंगे संसद के पटल पर, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो प्रतिवेदन होगा उसको, यानी 1, 3 और 4 जो है इसका क्या है? सही आंसर है। 99 कहता है लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये सब काम क्या है? राष्ट्रपति का काम है। किसका काम है? सब राष्ट्रपति का काम है। लेकिन प्रधानमंत्री का सलाह लेने के बाद। तो लोकसभा को कौन भंग कर सकते हैं? तो लोकसभा को भंग करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। अगला सवाल है राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श देने के बाद। यानी राष्ट्रपति जो है किन परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो ये करेंगे प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के बाद। तो ये इसमें मैंने 100 तक क्वेश्चन कवर किए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से भव्य स्वागत है। आइए, राष्ट्रपति में हमने 1 से लेकर 100 तक सवाल कवर कर दिए हैं। आज इस पार्ट में हम लोग 100 से आगे के सवाल को कवर करेंगे। आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और हम इसी तरीके से पूरे लूसेंट ऑब्जेक्टिव के एक एक सवाल को कवर कर दें ताकि आगामी एग्जाम में आपको बेहद फ़ायदा मिल सके। तो आइए, बिना वक्त गवाए हम लोग आगे की सवाल को कवर करते हैं। तो आज हम 100 से आगे के सवाल को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने 100 तक सवाल कवर कर दिया है, तो आज हम देखते हैं 101 नंबर सवाल क्या है।
101 सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। मैंने आपको बताया भी था कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 123 अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी करेंगे जब दोनों में से कोई एक सत्र जो है वो सदन जो है वो सत्र में न हो। दोनों सदन सत्र में होंगे तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। तो आपको मोटा मोटा याद रखना ये है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश कब जारी कर सकता है, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, तो सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। जब सदन का कोई अधिवेशन नहीं चल रहा हो, दोनों सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 103 कहता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक जारी रखना आवश्यक है, तो 6 सप्ताह तक। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, महीना नहीं कर देना है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, तो 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। उसके बाद दोनों सदन से सहमति मिल जाएगी तो फिर वो फाइनल डिसीजन में आ जाएगा। अगला कहता है 104, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है, तो कोई सा भी दंड हो, चाहे मृत्यु दंड हो या सैनिक अदालत द्वारा दिया गया दंड हो या ऐसे मामलों में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में आते हैं, सारे प्रकार के किसी भी प्रकार के दंड को जो है वो क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अब आप हमको ये बताएंगे कि क्षमादान जो है वो किस आर्टिकल में है। कमेंट करके हमको बताएंगे कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। अगला सवाल है 105, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन से वीटो शक्ति होती है, तो सभी प्रकार के वीटो शक्ति होती है। पूर्ण निषेध है, पॉकेट निषेध है, निलंबनकारी निषेध है, और आपने ये निलंबनकारी पढ़ा भी था। किसी विधेयक को जो पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है उस केस में निलंबनकारी वीटो का ही प्रयोग किया जाता है। 106 कहता है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो का प्रयोग किया है, पॉकेट वीटो का, वो कौन सा था, तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के मामले में। इसको ध्यान से समझिए, भारत के राष्ट्रपति ने कौन से एकमात्र मामलों में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, तो वह भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, इसमें राष्ट्रपति ने क्या किया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। 107 है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। अधिकार है नहीं, अब अधिकार था। तो 2 था एंग्लो इंडियन, 12 गो था राज्यसभा में और 2 था लोकसभा में। लेकिन अभी लोकसभा वाला क्या हो गया है, भंग हटा दिया गया है। तो पहले राष्ट्रपति के पास ये अधिकार था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। 108 कहता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। ये सवाल आपने पढ़ा था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और ये कौन थे, तो एम हिदायतुल्लाह को ऐसा अधिकार मिला था या ऐसा मौका मिला था कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो उस समय इनका कार्यभार कौन संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेगा, अनुमति देगा ही देगा। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा द्वारा किसी विधेयक को लोकसभा द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया, उसको राष्ट्रपति क्या किया गया, लोकसभा को पुनर्विचार के लिए भेज दिया, और लोकसभा उसमें बिना कोई चेंज किए फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो फिर दोबारा उसको जो है क्या करेंगे, दोबारा उसको पास ही करेंगे, दोबारा फिर से उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेंगे, उसको अनुमति दे ही देंगे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो विधायी अधिकार है। अनुच्छेद 123 के तहत वो अध्यादेश जारी करते हैं, तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसमें ध्यान देंगे। 111 जो है, 111 का क्या है, 1 और 3 जो है इसका सही आंसर है। 111 में 1 है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280। तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं
उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। योजना आयोग तो वैसे भी जानते हैं, योजना आयोग को बनाने का शक्ति भी राष्ट्रपति के पास नहीं है। इसका नाम बन गया है नीति आयोग। तो इसको छोड़िए। 1 जनवरी 2015 से संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री है, इसकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका, और संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं इनका। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है, ये आप याद रखेंगे। 112 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्यों की जो विधानसभाएं होती है वो। सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेंगे परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। तो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये तो उसके निर्वाचन में भाग लेंगे, लेकिन जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। और आप हमें कमेंट बॉक्स करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में, कि महाभियोग जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति पर लगता है। 2 सवाल मैंने पूछा है। एक तो था आपको क्या, एक तो अभी मैंने क्षमादान का पूछा था कि क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो किस अनुच्छेद में है। अगला सवाल है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो उसकी उम्र 35 वर्ष हो, ये तो सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही है। संसद यानी लोकसभा चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही हो। पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, इसकी मतलब नहीं है। याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखना चाहिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वो क्या हो? राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कुल मिला के ये है कि विधानसभा का सदस्य होगा अगर मुख्यमंत्री, तब तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। लेकिन अगर वो विधान परिषद का सदस्य हो गया हो, उच्च सदन का यानी विधान परिषद का, तो वो मुख्यमंत्री फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। तो वही कह रहा है कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का अगर सदस्य होगा तो फिर वो मतदान नहीं कर पाएगा। 115 कहता है भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। सही है, दोनों में से एक हो तो कर सकता है। चौथा कहता है राष्ट्रीय को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नामित करने की शक्ति है। ये पहले थी, अब है। तो ये 2 चीज़ जो है सही है। कहता है कौन कौन सा कथन सही है? इसको एक बार सही से देखिएगा, बाकी कौन कौन से सवाल गलत है सो देखिए। राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति है। जब अपराधी वो ऑलरेडी घोषित हो गया हो, क्षमादान की शक्ति तो है, लेकिन अपराधी है तो उसको कैसे क्षमादान किया जाएगा? तो ये इसका देखिए, उसे क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अपराधी मामला यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा ये गलत है। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। दोनों सदन सत्र में हो तब नहीं, वो दोनों में से कोई एक होगा तब। और राष्ट्र को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में देंगे, ये भी शक्ति है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो 1 और 3 तो गलत है, 2 और 4 सही है। इसको तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा सही से। 116 है भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? गणतंत्र का सीधा मतलब है कि भारत में क्या है, वंशानुगत शासन नहीं है, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पे राष्ट्रपति का भी जो है एक फिक्स टाइम के लिए चुनाव होता है। आगे है भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं।
118 कहता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं? वही लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा। तो 1, 2 और 3 लोकसभा के चुने गए सदस्य, राज्यसभा के चुने गए सदस्य और विधानसभा के चुने गए सदस्य। 119 है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने की स्थिति में किसकी सलाह ली जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय की। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह भी बढ़ गया है। भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? आप हमको बताएंगे। ये 1.5 लाख तो दोस्त नहीं है, 1.5 लाख खत्म हो गया, ये हो गया 5 लाख। आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसका प्रतिमाह जो वेतन है कितना हो गया है? 5 लाख हो गया। कितना हो गया? 5 लाख। अब बढ़ गया है, पहले था 1.5 लाख, अब हो गया 5 लाख। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना राशि जमा करना पड़ता है? 15,000। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पे 15,000 जमा करना पड़ता है। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना मिलेगा? तो ये भी देखिए, ये भी बदल गया है, 90 तो नहीं हो गया है, ये चेंज हो गया। इसको आप देख लीजिएगा क्या इसका सही आंसर होगा, क्योंकि तनख्वाह बढ़ गया है 5 लाख, तो इसका पेंशन भी जो क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आप हमें आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। 123 नंबर सवाल है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो संसद का। संसद जो है किससे बनता है? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। तो संसद, राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक क्या है? अभिन्न अंग है। तो इसके बाद देखिए सवाल नंबर 24 क्या कहता है। सवाल नंबर 24 कहता है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब उस पर राष्ट्रपति अपना सहमति प्रकट कर देता है तो वो विधेयक क्या हो जाता है? कानून बन जाता है। 25 नंबर सवाल कहता है जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पे कौन रहेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और ये मौका किसको मिला है? तो एम हिदायतुल्लाह को मिला है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अब मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय? एम हिदायतुल्लाह थे। तो ये रहा पार्ट 5। हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पूरे राष्ट्रपति को कवर कर देंगे। आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं और ये आज राष्ट्रपति का अंतिम पार्ट होगा जिसमें पूरे राष्ट्रपति का सवाल कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इस पूरे वीडियो को मर्ज करके एक हम मास्टर वीडियो बना देंगे जिसको आप एक ही बार में पूरे राष्ट्रपति को कवर कर सकते हैं। तो आइए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो हमें मोटिवेट जरूर करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ताकि हमारा मोटिवेशन बने और हम इसी तरीके से नए नए किताबों को कवर करते रहें और आपका एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम है भविष्य में वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके, आपके तैयारी में हम कुछ मदद कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अंतिम पार्ट। तो अभी तक मैंने 1 से लेकर के 125 तक के सवाल को कवर कर दिया है। आज उससे आगे के सवाल को कवर करेंगे। 126 नंबर सवाल देखिए। 126 नंबर सवाल कहता है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। भारत के कौन राष्ट्रपति है जो कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसके महासचिव भी रहे थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? सबसे लंबे कार्यकाल के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और ये 2 लगातार अवधियों में बने थे राष्ट्रपति। 128 कहता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए, 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के पात्र हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत का राष्ट्रपति 1 से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन हो सकता है, सही बात है। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित नहीं होगा, सही बात है। यानी 1, 2, 3 सब सही है। आपने पढ़ा था ना इनका जो क्राइटेरिया था राष्ट्रपति का कि 35 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, किसी लाभ के पद पे
नहीं हो, तो उन्हीं सब को मर्ज करके जो है ये क्या किया गया है, सवाल बनाया गया है। 129 कहता है लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। यही इंपॉर्टेंट सवाल है कि लाभ का पद हम लोग को पता ही नहीं क्या है, तो लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, तो जो संसद होगा वो बताएंगे कि कौन सा पद लाभ का है, कौन सा पद लाभ का नहीं है। 130 कहता है निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। किसी भी जो भौगोलिक क्षेत्र है, कोई भी जो जमीन वगैरह है, उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो शक्ति है वो पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। आगे है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी कुल मिला के जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसको याद रखेंगे आप। अगला है भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति है जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता रहा, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता रहा, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 133 नंबर सवाल है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, और ये भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं। 34 नंबर सवाल है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे, लगातार 2 कार्यकाल के लिए। तो इनको कौन चुना गया था, संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। 135 नंबर सवाल है यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। 36 नंबर सवाल है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के द्वारा चुना गया था, लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुना गया था, सबसे लंबे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने थे, बात खत्म। 137 कहता है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष हो। राष्ट्रपति चुने जाने का क्राइटेरिया क्या है, 35 वर्ष का हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, किसी लाभ के पद पे नहीं हो, बात खत्म। 138 कहता है भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा मतलब है कि निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभाओं के मतों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक ना। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में जो लोग है, सांसद है, उसकी मतों का जो वैल्यू है वो अलग अलग होता है। इसीलिए ऐसा जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 139 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है। मैंने आपको कमेंट बॉक्स में भी बोला था लिखने के लिए कि बताइए कि महाभियोग जो है वो किस आर्टिकल के तहत लगता है। तो आपको पता होगा अनुच्छेद 61 में जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। इसकी पूर्व सूचना देना पड़ेगा 14 दिन पहले की। यहाँ पे सवाल है कि महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के दोनों सदनों के पास है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों के पास जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है अनुच्छेद 61 के तहत। आगे लिखा है भारत में राष्ट्रपति जो है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को करता है मनोनीत। लोकसभा में 2 को करते थे लेकिन अब वो बंद हो गया। 141 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। अध्यादेश का प्रख्यापन ये तो है, क्षमादान करने की शक्ति भी है, और ये भी मैंने आपको पूछा था कमेंट बॉक्स में। आप बताइए कि क्षमादान करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 72 में है या किसी और में है, ये आपको बताना है। तो एक बार फिर से देखते हैं इसको, कौन कौन शक्ति राष्ट्रपति का नहीं है। तो क्षमादान करने की शक्ति तो है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति भी है, किसके तहत, 143 के तहत। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी है, किसके तहत, 123 के तहत। क्षमादान करने की शक्ति भी है
आर्टिकल 72 के तहत। लेकिन उचित ये क्या है, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना ये राष्ट्रपति का जो है शक्ति नहीं है। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजने का काम जो है राष्ट्रपति का नहीं है। 42 देखते हैं क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो कितना बार हम लोगों ने पढ़ा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और जो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 143 है, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा का विघटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। 44 कहता है, युद्ध की घोषणा या शक्ति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है, राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा करने में या शांति की घोषणा करने में, इसको फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है, तो राष्ट्रपति। यानी युद्ध का घोषणा भी करेंगे राष्ट्रपति, शांति विराम भी करेंगे राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे। सबसे लंबे कार्यकाल के लिए रहे थे 12 वर्षों तक, लगातार 2 कार्यकाल के लिए रहे थे वो। 46 कहता है, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 12वें राष्ट्रपति कौन थे, तो महिला में थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसको याद रखेंगे आप कि इनमें से कौन है जो भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति बने थे, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 47 कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भाग नहीं लेता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भाग लेते हैं, विधान परिषद जो है वो भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश की भी विधानसभाएं, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। 148 है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में वो सेवा किया है उस क्रम को आप सही से बताइए। इसको आप जरूर याद कर लेंगे क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 148 का देखिए सही आंसर क्या है, 148 का बी है। ये शुरू से नहीं है लेकिन जितने राष्ट्रपति हैं उसमें से ये हैं। तो याद क्या रखना है आपको कि पहले आए थे नीलम संजीव रेड्डी, फिर आए ज्ञानी जैल सिंह रेड्डी होके, ज्ञानी जैल सिंह, फिर हो गया आर वेंकट रमन, फिर हो गया शंकर दयाल शर्मा। यानी नीलम संजीव रेड्डी हो गया NS रेड्डी होके जो है ज्ञान देने चले गए। तो नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह, फिर जैसे ही रेड्डी होके ज्ञान देना शुरू किया कि संकट आ गया तो वेंकट रमन हो जाएगा, फिर शंकर जी को याद कर लिए, शंकर दयाल शर्मा। तो ये थे राष्ट्रपति का अंतिम पार्ट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए और अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट जो भी सुझाव हो वो ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन और बने और हम जल्दी से सारे वीडियो को कवर कर सकें। तो अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। राष्ट्रपति आज पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। इस पूरे वीडियो को देखिए, काफ़ी लाभ आपको मिलेगा आगामी एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।